मायरा अपनी कंपनी में आई नई प्रॉब्लम्स अभिनव को बताने ही वाली थी। तभी टीना ने भी अंदर आकर कह दिया था कि कंपनी पर एक और प्रॉब्लम आ चुकी है। अभिनव ने एक पल के लिए अपना सिर पकड़ लिया और फिर टीना को देखते हुए कहा, ऐसा लगता है कि आज सुबह से ही ढेर सारी प्रॉब्लम्स हमारे इंतजार में बैठी हुई थी। इस बार क्या नई प्रॉब्लम लेकर आई हो? टीना ने एक गहरी सांस ली और बोली, निखिल वेंचर्स के सीईओ हमारी कंपनी के सीईओ से बात करना चाहते हैं। पहले तो मैंने बात करवाने से मना कर दिया, लेकिन फिर उधर से उसने कहा कि अगर 2 घंटे में आपका रेजिग्नेशन लेटर उसके पास नहीं पहुंचा तो वो पुलिस को खबर कर देगा। टीना की ये बात सुनते ही मायरा हैरान हो गई और बोली, क्या? लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमें भी अपने वकील से बात करनी पड़ेगी। इस बीच अभिनव की उंगलियां टेबल पर थाप दिए जा रही थी। साथ ही साथ वो इस मसले के बारे में भी सोच रहा था। वो जल्द से जल्द इस समस्या का कोई समाधान निकाल लेना चाहता था। अचानक से अभिनव अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसका चेहरा गंभीर था। उसने टीना की आंखों में देखा और बोला, उसका नाम क्या है? आप क्या करने वाले हैं सर? इतने में मायरा ने हैरान होते हुए पूछा। उससे अभिनव के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। इससे पहले कि टीना अभिनव के सवाल का जवाब देती, अभिनव ने कहा, मैं उस सीईओ से मिलने जा रहा हूँ। मुझे बताओ उसका नाम क्या है? गौरांग सर, टीना ने जवाब देते हुए कहा। इतने में मायरा ने पूछा, लेकिन आप उसके साथ करने क्या वाले हो? वो सब मेरे ऊपर छोड़ दो, मुझे बस उस आदमी का पता भेज देना, अभिनव ने अपनी भारी आवाज में कहा। और उसके बाद किसी की कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। हालांकि मायरा को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि अभिनव गौरांग से मिलकर क्या करने वाला था। जब अभिनव अपने ऑफिस से बाहर निकल रहा था तो दोनों लड़कियां उसकी तरफ देख रही थी। उनकी आंखें देखकर ऐसा लग रहा था कि अभिनव ने अभी जो किया उस पर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। या तो अभिनव बहुत बड़ा बेवकूफ था या फिर उसे अपनी नौकरी चले जाने का डर सता रहा था। अगर रानी को इस खबर के बारे में पता चलता तो वो अभिनव को बेदखल करने से पहले एक पल के लिए भी नहीं सोचती। तभी टीना ने मायरा की तरफ देखा और बोली, तुम्हें क्या लगता है, हमें सीईओ को फोन करना चाहिए? मायरा ये सुनकर अपने आप को होश में लाई और उसे याद आया कि टीना को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि ये कंपनी किसकी थी। सिर्फ टीना ही नहीं, ऐसे कई सारे लोग थे जिन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि वो जिस कंपनी में काम कर रहे थे वो कंपनी टाइगर की थी, सिवाय मायरा और लवित के। बाहर वालों से जानबूझकर इस बात को छुपा कर रखा गया था। मायरा ने भी टीना की तरफ देखा और बोली, तुम अपने ऑफिस में जाओ और आगे का काम देखो, ये सब हम देख लेंगे। उधर जब मायरा ने टीना को उसके ऑफिस में भेजा तब इधर अभिनव भी अपनी गाड़ी में बैठ चुका था। जैसे ही वो गाड़ी में बैठा तो इतने में उसके फोन पर एक मैसेज आया। उस मैसेज में वो पता लिखा हुआ था जिसके बारे में वो अभी मायरा और टीना को बोल कर आया था। अभिनव ने फोन जेब में डाला और गुस्से में गाड़ी लेकर ऑफिस से निकल गया। इससे पहले कि वो उस आदमी से मिलता, वो ये पता लगाना चाहता था कि आखिर वो आदमी था कौन जो अभिनव की जिंदगी में परेशानी खड़ी करना चाहता था। कुछ देर के बाद अभिनव उस कंपनी के बाहर पहुंच चुका था जिसका पता उसे मायरा ने भेजा था। अभिनव अंदर घुसा और सीधा रिसेप्शन की तरफ बढ़ने लगा। उसने रिसेप्शनिस्ट से कहा, मैं गौरांग से मिलना चाहता हूँ। अभिनव की बात सुनते ही रिसेप्शन पर खड़ी लड़की ने एक पल के लिए अभिनव को ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, आपके पास अपॉइंटमेंट है? अभिनव उस लड़की की आवाज से ही उसका भाव समझ गया था। वो जान गया था कि गौरांग से मिलना इतना आसान नहीं था। ऐसे में अभिनव ने कहा, उसको बोलो मैं यहाँ आया हूँ। सॉरी सर, लेकिन बिना अपॉइंटमेंट के आप उनसे नहीं मिल सकते। सीरियसली? अभिनव ने कहा। उसके चेहरे पर उसका गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसकी आंखें देखकर सामने खड़ी लड़की घबरा गई। इससे पहले कि अभिनव कुछ उल्टा सीधा करता, उस लड़की ने अभिनव से कहा, हाँ सर, फिलहाल आप यहाँ से चले जाइए, वरना मुझे मजबूरन सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। यह सुनते ही अभिनव का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया, लेकिन उसने जैसे तैसे अपने आप को शांत किया और बोला, गौरांग से कहना कि मेरा नाम अभिनव है, मैं इमेजिंग सिक्योरिटी से आया हूँ और जो वो चाहते हैं हम वो करने के लिए तैयार है। ये बात सुनते ही वो लड़की अभिनव को फिर से पलक झपकाते हुए देखने लगी।
उसने गहरी सांस ली और आखिर में टेबल पर रखा फोन उठा लिया। उसने फोन पर कुछ कहा और उधर से उसे कोई जवाब भी मिला, जिसके जवाब में लड़की ने कहा, ठीक है सर। इतना कहते ही उस लड़की ने फोन रखा और अभिनव की तरफ देखते हुए बोली, सर आप अंदर जा सकते हैं, यहाँ से लिफ्ट ले लीजिए, 4थे फ्लोर पर पहला ऑफिस गौरांग सर का ही है। उस लड़की की बात सुनते ही अभिनव ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींची और आगे बढ़ने लगा। कुछ देर के बाद जब अभिनव गौरांग के कैबिन के बाहर पहुंचा तो उसने गौरांग की परमिशन लिए बिना ही दरवाजा खोल दिया। गौरांग उसके साथ जो कर रहा था उसके बाद अभिनव ने उससे परमिशन लेना मुनासिब नहीं समझा। अभिनव को अपने सामने खड़ा देख गौरांग ने एक बड़ी लेकिन नकली मुस्कान के साथ कहा, गुड मॉर्निंग मिस्टर अभिनव। गौरांग की आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे अभिनव को अपने कैबिन में बुलाकर उसने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली है। अभिनव ने उसकी बात ध्यान से सुनी और तंज कसते हुए बोला, सही बात है, आज की मॉर्निंग तो है बहुत गुड। मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि तुम लाखों नमूनों की भीड़ में नगीने हो। तुमसे बड़ा नमूना और कोई नहीं है। अब सीधे सीधे बताओगे ये सब क्या नाटक लगा रखा है? अभिनव के मुंह से ये बात सुनते ही एक पल को गौरांग के होश उड़ गए। उसने अपने आप को संभाला और अभिनव की आंखों में देखते हुए बोला, मुझे लगा था तुम यहाँ इसलिए आए हो ताकि मेरी इच्छा पूरी कर सको। अभिनव ने फिर से अपने गुस्से को पुरजोर तरीके से दबाने की कोशिश की। इतने में गौरांग फिर से बोला, किसने भेजा है तुम्हें यहाँ? अगर तुम्हारे पास कहने के लिए कोई ढंग की बात नहीं है तो तुम जा सकते हो, और हाँ, पुलिस वालों से मिलने के लिए भी तैयार रहना। यह सुनते ही अभिनव ने अपनी मुट्ठी और जोरों से भींची और बोला, मैं बस ये जानने आया हूं कि इस सब तमाशे के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है। अगर तुम मुझे उसका नाम बता दोगे तो मैं यहां से चला जाऊंगा। यह सुनते ही गौरांग अलर्ट हो गया और बोला, तो तुम यहाँ तमाशा करने आए हो? इतना कहते ही गौरांग ने टेबल पर रखा फोन उठाया और एक नंबर मिलाते हुए बोला, अभी के अभी कुछ आदमी मेरे ऑफिस में भेजो और इस घटिया आदमी को बाहर निकालो यहाँ से। इसके बाद उसने अभिनव को देखा और बोला, अगर तुम अपने पैरों पर यहाँ से जाना चाहते हो तो अभी के अभी निकल जाओ, वरना मेरे आदमी तुम्हारी टांगे तोड़कर तुम्हारे हाथ में थमा देंगे। अभिनव समझ गया था कि अब उसे जो भी करना था जल्दी करना था, इसलिए उसने अपना फोन निकाला और सीधा अकरम को फोन मिला दिया। अकरम ने खुद अभिनव से कह रखा था कि वो जब भी किसी मुसीबत में फंसे तो वो उसे फोन कर सकता था। उधर जैसे ही अकरम ने फोन उठाया तो वो घबराते हुए बोला, मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था अभिनव, कल रात को क्या हुआ था उसके बारे में हम बाद में बात कर सकते हैं। अभी मैं कहीं फंसा हुआ हूँ और तुम्ही ने कहा था कि मैं जब भी कहीं फंस जाऊं तो तुम्हें फोन कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल कहा था, मुझे याद है, पर बताओ तो बात क्या है? अभिनव ने अकरम की कही ये बात सुनकर एक गहरी सांस ली और बोला, कोई मुझे और मेरी कंपनी को धमकाने की कोशिश कर रहा है। यह सुनते ही गौरांग गुस्से में अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और चिल्लाते हुए अभिनव से बोला, किसे फोन कर रहे हो तुम? तुम मुझे धमकी दे रहे हो, डरा रहे हो मुझे? अभिनव ने उसकी बात पर जरा भी ध्यान नहीं दिया और बोला, एक आदमी मेरे ऊपर चार्जेस लगवाने वाला है और ये मुझे कंपनी से निकालने की धमकी भी दे रहा है। ये कह रहा है कि या तो मैं नौकरी छोड़ दूं या फिर ये मेरे ऊपर चार्जेस लगवा देगा। इसका नाम गौरांग है और ये निखिल वेंचर्स का सीईओ है। और ये इससे पहले कि अभिनव आगे कुछ और कह पाता, पीछे से दरवाजे की जोर से खुलने की आवाज आई और एक आदमी अभिनव की तरफ बढ़ने लगा। उस आदमी को देखते ही गौरांग चिल्लाया, फोन ले लो इसका। गौरांग की बात सुनते ही उस आदमी ने अभिनव के हाथ से उसका फोन छीन लिया और उसे दीवार की तरफ जोर से फेंक दिया। अभिनव के फोन के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। ये देखते ही गौरांग हंसते हुए बोला, शाबाश, काफी मजेदार। चलो अब इसे उठाओ और यहाँ से बाहर फेंक दो, और अगर ये बीच में नाटक करे तो शर्माना मत, पूरी तरह से मारना। गौरांग की बात सुनते ही अभिनव ने हाँ में सिर हिला दिया। वो इतनी देर से बस इसी पल का इंतजार कर रहा था। वो खुद भी किसी न किसी को बहुत जोर से मारना चाहता था। चले बाहर निकल। इतने में गौरांग के एक आदमी ने अभिनव से कहा। उधर गौरांग आराम से अपनी कुर्सी पर बैठ गया था।
अभिनव ने उस आदमी की बात तो सुनी, लेकिन जवाब में बोला, मैं यहाँ से 1 इंच भी नहीं हिल पाऊंगा। अगर तुम चाहो तो मुझे यहाँ से हिलाने में मेरी मदद कर सकते हो। अभिनव की ये बात सुनते ही वहां खड़े सारे आदमी उससे नाराज हो गए। एक आदमी ने अपनी शर्ट की आस्तीन चढ़ाई और गुस्से में अभिनव की तरफ देखते हुए कहा, क्या नहीं, हम अभी तेरी मदद कर देते हैं। इतना कहते ही उस आदमी ने अभिनव पर एक मुक्का जड़ने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन इससे पहले कि उसका हाथ अभिनव के चेहरे को छू पाता, अभिनव ने उसका हाथ पकड़ा और उसे जोर से मसल दिया। वो आदमी दर्द के मारे बुरी तरह से करहा रहा था। जब वो अभिनव को पहले हाथ से मुक्का नहीं मार पाया तो उसने दूसरा हाथ आगे लाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। अभिनव उससे पहले ही उसके पेट में एक मुक्का मार चुका था। अब उस आदमी के दर्द की कोई सीमा नहीं रह गई थी। जब अभिनव को लगा कि उसका काम पूरा हो गया है तो उसने उस आदमी को छोड़ दिया। वो आदमी सीधा फर्श पर गिर पड़ा। वही अभिनव से दूर खड़े बाकी आदमी एक साथ उसके ऊपर टूट पड़े। अभिनव नीचे झुका और उनके पेट में एक एक करके मुक्के जड़ने लगा। वो सभी एक साथ रुक गए थे। इतने में अभिनव बारी बारी से उनकी धुलाई करने लगा था। ये देखकर गौरांग का दिमाग खराब हो गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, यह सब क्या चल रहा है? तुमने अपनी माँ का दूध पिया है या नहीं? मैंने तुम्हें मारने के लिए रखा है, मार खाने के लिए नहीं। लेकिन उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ। अभिनव ने 5 मिनट से भी कम समय में उन सब आदमियों को फर्श पर लिटा दिया था। उन सभी से निपटने के बाद आखिरकार अभिनव गौरांग की तरफ बढ़ने लगा। उसने अपना पसीना साफ किया और गौरांग की आंखों में देखते हुए बोला, अब तेरी बारी है। अगर तूने नाम नहीं बताया तो तेरा वही हाल करूंगा जो इनका किया है। अभिनव के मुंह से ये बात सुनते ही गौरांग का दिमाग खराब हो गया। उसकी धड़कनें तेज हो गई थी और बिना कुछ किए ही उसके माथे से पसीना आने लगा था। अभिनव धीरे धीरे गौरांग की तरफ बढ़ता जा रहा था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या गौरांग अभिनव को सच्चाई बता देगा या गौरांग की कोई और चाल अभिनव के गले का फंदा बन जाएगी? आखिर कौन था वो जिसने अभिनव की जिंदगी बर्बाद करने के लिए गौरांग को आगे किया हुआ था? टर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।